हाय, मैं नितिन कुमार एज़ यूज़ुअल आपका मैं अपने YouTube चैनल नितिन सर क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। आज जो चर्चा का विषय है वो 1 अगस्त 2020 के द हिंदू के कंप्लीट एनालिसिस की। तो देखते हैं कि आज जो मैंने आप लोगों के लिए जो विषय वस्तु चुने हैं उसमें से है क्या। सबसे पहले तो इंडस्ट्रियल कोर सेक्टर के अंदर जो गिरावट आई है देखी गई है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और फिर केंद्रीय विद्यालय संगठन ने ये कहा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन या भाषा की यदि बात की जाए तो उसके बारे में ये कहा है कि शायद ही वो चेंज कर पाएँ। एजुकेशन मिनिस्टर का हम देखेंगे यहाँ पर इंटरव्यू, और उसमें क्या तथ्यात्मक चीज़ें हैं सरकार की तरफ से, जो एक तरीके से आप ऑफिशियल बयान ही समझिए इसे। और पहला एडिटोरियल नए नॉर्मल के ऊपर है, और सेकंड एडिटोरियल वॉर एंड टॉक्स अफ़गानिस्तान के बारे में चर्चा है। और फिर आगे चर्चा जो होगी वो फिस्कल डेफिसिट जो है अपने पूरे साल के टारगेट का 83% तक पहुंच चुका है। और उसके बाद हांगकांग में इलेक्शन को पोस्टपोन कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, आगे की तरफ टाल दिया गया है, और कारण ये बताया गया कि पेंडेमिक के कारण से वहाँ पर परेशानी है और इलेक्शन नहीं करवाया जा सकते। इसके अलावा हाल फिलहाल में जो प्रेसिडेंट है यूएसए के, उन्होंने भी ये कहा है कि नवंबर में इलेक्शन नहीं करवाया जाना चाहिए, यूएस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो कि शेड्यूल है। उसके बाद यूरोजोन की यदि बात की जाए तो वहाँ भी इकोनॉमी में 12% तक की गिरावट दर्ज की गई है। और फिर आगे जो चर्चा होगी इंडिया और चाइना के संबंध का, और ख़ास करके इकोनॉमिक रिलेशन का, तो उसमें जो चाइना के इन्वॉय हैं क्लियर, उन्होंने ये कहा है कि देखिए, राजनयिक ने ये कहा है कि देखिए भारत और जो चीन है ये आपस में डीकपल नहीं हो सकते हैं, अलग नहीं हो सकते हैं, खास करके यदि आर्थिक संबंध की यदि बात की जाए। तो चलिए बारी बारी से चर्चा करते हैं। तो पहला जो है द हिंदू का जो यहाँ पर न्यूज़ है वो काफ़ी चर्चा में भी है कि जो कोर सेक्टर है वो उसमें 15% की गिरावट आई है। कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो 15% की। सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइज़र इस मामले में देखा जाए तो एक अलग है जहां पर पॉजिटिव ग्रोथ देखी गई है, नहीं तो सब जगह नेगेटिव ही दिख रहा है। और इकोनॉमिस्ट का ये मानना है कि जो अर्थशास्त्री हैं उनका ये मानना है कि ये जो ट्रेंड है या रुझान है वो अगले 2 महीने तक चलती रहेगी। और कॉमर्स मिनिस्ट्री या वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़े के मुताबिक लगातार 4 महीने से जो कुछ भी उत्पादन है वो नीचे की तरफ जा रहा है। और रिकवरी की यदि बात की जाए तो फॉल रिकवर्ड फ्रॉम 22 to 15% फॉर 8 कोर सेक्टर। तो जहां पहले 22% तक की गिरावट देखी गई थी वहां पर अब 15% की गिरावट है, लेकिन गिरावट तो देखी जा रही है, और 8 कोर सेक्टर इससे प्रभावित हैं। अब देखिए कि अप्रैल से लेकर जून तक का ये आंकड़ा है 2020-21 जो फाइनेंशियल ईयर है उसका, और इसमें यह कहा जा रहा है कि आउटपुट है यानी कि जो उत्पादन है वो 24.6% तक इसमें गिरावट दर्ज की गई है। जबकि इसी समय यदि पिछले साल की बात की जाए 2019 और 20 के फाइनेंशियल ईयर की, तो इसमें +3.4% का उछाल था, पॉजिटिव साइड में था। यानी कि पिछले साल इसी दरमियान अप्रैल से जून में पॉजिटिव ग्रोथ थी। अब क्या हो रहा है कि नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, और वो भी -24.6%। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री लेकिन एक कहा जा सकता है कि इसमें पॉजिटिव दिशा में जा रहा है, और यहाँ पर आउटपुट जो है 4.2% से ज़्यादा हुई है। क्लियर। यदि जून 2019 की यदि तुलना की जाए तो 2019 में जून में जो फर्टिलाइज़र की प्रोडक्शन थी उसमें 4.2% की वृद्धि हुई है। लेकिन इस साल के मई 2020 की यदि बात की जाए तो उस समय ये पॉजिटिव में कितना जा रहा था? 7.5% जा रहा था, जो कि यहाँ भी श्रिंक करके 4.2%। यानी कि पिछले साल से यदि तुलना की जाए तो जून की, तो यहाँ पर तो बढ़ोतरी देखी गई है। लेकिन यदि मई से, इसी साल के मई से तुलना कर ली जाए जून की, तो यहाँ पर गिरावट देखी गई है। अब देखिए, लेकिन फर्टिलाइज़र में ये जो उछाल आया है इसके प्रोडक्शन में और जो मांग में यदि कही जाए तो वो जो मानसून जो रहा है वो काफ़ी नॉर्मल सा रहा है, और अच्छा खरीफ की फसल हुई है।
ठीक है। अब देखिए स्टील प्रोडक्शन में आप देखिए 33% की गिरावट है। सीमेंट की यदि बात की जाए तो बेटर हुई है, ठीक है, 7% की गिरावट। मई की यदि बात की जाए तो उससे तुलना की जाए तो 22% की गिरावट थी, अब कितने प्रतिशत की गिरावट है, तो 7% की। अब एनर्जी सेक्टर में भी नेगेटिव ग्रोथ है, नकारात्मक जा रहा है, ठीक है। अब एनर्जी सेक्टर के अंदर जो मूल रूप से हैं वो एक तो कोयला के उत्पादन की बात की जाए, फिर जो कच्चे तेल की बात की जाए और प्राकृतिक गैस की बात की जाए तो कोल में 15.5% की गिरावट देखी गई है, कच्चे तेल में 6% की और प्राकृतिक गैस में 12% की गिरावट देखी गई है। रिफाइनरी सेक्टर यानी कि तेल शोधक कारखाने जो हैं उसमें यदि आप देखें तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा वेटेज जो इन 8 कोर इंडस्ट्रियल सेक्टर में है वो रिफाइनरी को दी गई है और उसमें भी 9% की गिरावट देखी गई है। और यदि आप ऊर्जा की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, बिजली की, तो 11% की गिरावट देखी गई है। क्लियर। अब देखिए कि जो डेली मोबिलिटी एंड पावर इंडिकेटर, मतलब एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिशन की बात की जाए और जो ऊर्जा से संबंधित जो सूचकांक हैं या संकेतक हैं, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो मई और जून में तो ग्रोथ हुई है, देखिए ऊपर की तरफ जा रही है, और जुलाई में ये जो कर्व है वो फ्लैटन हो गया, यानी कि यहाँ पर बढ़ोतरी नहीं देखी गई है। इसी कारण से ये बड़ा मुश्किल सा है कि आगे क्या होगा, ये रिकवरी कितनी धीमे से होगी या इसमें बढ़ोतरी होगी, उस चीज़ को प्रिडिक्ट कर पाना या उसका भविष्यवाणी कर पाना अपने आप में मुश्किल काम है। अब देखिए कि नेशनल लॉकडाउन की यदि बात की जाए तो वो आप देखिए कि एक तरीके से ख़त्म हो चुकी है। अब देखिए कि लेकिन बहुत सारे जो स्टेट्स हैं वहाँ पर लॉकडाउन हो सकता है कि अगस्त के अंत तक जारी रहे। वैश्विक रूप से यदि देखें तो बहुत जगह पे तो सेकेंड वेव ऑफ लॉकडाउन शुरू हो गई है, क्योंकि फिर से रिएक्शन कहते हैं, यानी कि वायरस जो है फिर से फैल रही है। क्लियर। तो ये पूरी की पूरी स्थिति है। आप यदि देखें 8 कोर सेक्टर के अंदर क्या मतलब स्थिति है, तो नकारात्मक जा रहा है, एक सिर्फ फर्टिलाइज़र को छोड़ के। अब देखिए कि दूसरा जो है केंद्रीय विद्यालय की बात की जाए तो जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन और भाषा का जो प्रयोग किया जाना है, नई शिक्षा नीति 2020 की यदि बात की जाए तो उसके हिसाब से हो सकता है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन क्या करे कि नई शिक्षा नीति के अंदर जो भाषा से संबंधित जो नीति दी गई है, तय किए गए हैं, उसको फॉलो ना करें। अब देखिए कि इसके पीछे कारण क्या है। नई शिक्षा नीति की यदि बात की जाए तो जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है उसको केंद्रीय विद्यालय संगठन हो सकता है कि ना माने। अब देखें, या जो सीबीएसई से एफिलिएटेड स्कूल है, संबद्ध स्कूल है, वहाँ भी ये ना माना जाए। अब इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन की बात की जाए और बहुत दफ़े आप सीबीएसई से एफिलिएटेड जो इंस्टीट्यूशंस हैं, खास करके जो स्कूल हैं, उनकी बात की जाए तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोगों के बच्चे पढ़ते हैं जो ट्रांसफरेबल जॉब में हैं, जिनका जॉब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है। नई शिक्षा नीति में आखिर प्रावधान क्या है? तो इसमें यह कहा गया है कि जो पढ़ाने की जो भाषा होगी, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगी, 5वीं क्लास तक जहाँ भी संभव हो और 8वीं क्लास तक वरीयता दी जाए। ठीक है, चाहे वो सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, किस भाषा में दी जाएगी? तो मातृभाषा में उस बच्चे के, या वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें दी जाएगी। ऐसा प्रावधान किया गया है एनईपी के अंदर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। अब देखिए कि जहाँ तक इस विचार का सवाल है, बहुत ही अच्छा आइडिया है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसको यदि व्यवहारिक तौर से लागू करने की बात की जाए तो थोड़ा सा मुश्किल सा काम है, क्योंकि एक बच्चा जो है वो अपने घर में एक अलग भाषा बोलता है और जब वो स्कूल में आता है और एक्सपोज्ड होता है और ख़ास करके जब इंग्लिश से वो रूबरू होता है
तो उसके लिए काफ़ी कन्फ्यूज़न की स्थिति हो जाती है और वो बिल्कुल पजल सा हो जाता है बहुत दफ़े। अब देखिए कि पॉलिसी नॉट मैंडेटेड यूज ऑफ द मदर टंग, क्लियर। अब पॉलिसी में ये नहीं कहा गया कि आपको मातृभाषा का ही प्रयोग करना पड़ेगा, आपके लिए बाध्यकारी नहीं बनाया गया है, क्लियर। और जैसा कि आपको पता है कि शिक्षा क्या है, कंकरेंट लिस्ट में आता है, और जब कंकरेंट लिस्ट में आता है तो इसके ऊपर केंद्र और राज्य सरकार दोनों नीति भी बना सकती है और कानून भी बना सकती है। 7वीं अनुसूची में जो कंकरेंट लिस्ट है, समवर्ती सूची है, उसमें दिया गया। और यदि टकराव की स्थिति आ जाए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नीतियां या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए जो कानून है वो एक दूसरे के खिलाफ यदि जाए, तो ऐसी स्थिति में जो केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई कानून है या जो पॉलिसी है वही लागू रहता है। लेकिन इसके बावजूद भी देखिए व्यवहारिक रूप से तो आखिर जब तक राज्यों को इस नई शिक्षा नीति के लिए कन्विंस नहीं किया जाएगा, जब तक उनको साथ लेके नहीं चला जाएगा, तब तक इसको लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि ज़मीनी स्तर पर ये जो काम किया जाना है वो राज्य सरकार के द्वारा ही किया जाना है। तो अब देखिए कि मातृभाषा जो है हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है, और क्षेत्र क्या कहें, उप क्षेत्र में भी अलग अलग है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के बारे में देखते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक मिनिएचर इंडिया है, यानी कि भारत का लघु रूप या छोटा रूप है, स्मॉल इंडिया आप कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। अब देखिए कि इसमें जो केंद्रीय सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं, क्लियर, और उनकी शिक्षा से संबंधित जो सेवा देने की बात है तो वो केंद्रीय विद्यालय संगठन करता है। अब देखिए कि लेकिन केंद्रीय विद्यालय संगठन ने ये कहा है कि जहाँ तक संभव होगा हम वो उस भाषा में देंगे जो कि वहाँ की मातृभाषा है। और यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय में यदि देखें तो 3 भाषाओं की जो प्रणाली है वो पिछले 55 साल से चल रही है। अब देखें कि सीबीएसई की यदि बात की जाए तो इसके स्कूल जो है या इससे संबंध जो स्कूल हैं वो पूरे देश में हैं, और 25 दूसरे देशों में भी, फॉरेन कंट्रीज़ में भी ये हैं। अब ये सीबीएसई एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है, ये क्या करती है, एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाती है, परीक्षा लेती है। और हमें पता है कि एजुकेशन क्या है, कंकरेंट लिस्ट में अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। इसीलिए एक चीज़ तो तय है कि स्टेट गवर्नमेंट को गाइडलाइन तो फॉलो करना ही पड़ेगा अंत में, यदि मैंडेटेड कर दिया गया किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। लेकिन व्यवहारिक तौर से जब तक साथ लेके नहीं चलेंगे, समन्वित रूप में नहीं चलेंगे, ये केंद्र को राज्य सरकार का सहयोग चाहिए ही होगा इस नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए। अब देखिए, लेकिन जो ऐसे निजी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल हैं जिसको कि सरकार के द्वारा कोई सहायता मुहैया नहीं करवाई जाती है, और वहाँ पर कोई बच्चा पढ़ता हो तो उसको कौन सा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा ये उसके द्वारा तय किया जा सकता है। पेरेंट तय करेंगे, यानी कि माता पिता तय करेंगे कि उनको क्या चॉइस मिलनी चाहिए। लेकिन ये बात किस में होगी, प्राइवेट अनएडेड स्कूल में। अब देखिए नेक्स्ट है इसी से संबंधित, और जो एक इंटरव्यू दी गई है हिंदू के अंदर, और जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि पहले उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर भी थे, ठीक है। तो देखिए कि उनके साथ इंटरव्यू और उन्होंने क्या उनसे समस्याओं को या तथ्यों को रखा है उसके बारे में देखते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि जो नई शिक्षा नीति का यदि क्रिटिसिज्म किया जा रहा है इस आधार पे कि राज्यों के साथ कंसल्टेशन नहीं किया गया, राज्यों के साथ समन्वय नहीं किया गया, तो ये अपने आप में गलत है, क्योंकि ये क्या है, इंक्लूसिव प्रोसेस रहा है। इसमें सबको साथ लेके चलने की बात की, सबकी भागीदारी की गई है, और हॉलिस्टिक अप्रोच मतलब किसी एक एंगल से नहीं देखा गया है, बल्कि बहुआयामी जो चीज़ें हैं उसको देखा गया है इसमें। और उन्होंने आंकड़े दिए, और आंकड़े के मुताबिक देखें तो 2 लाख सजेशंस मांगे गए, सुझाव मिले, इनके पास मांगे नहीं गए, सुझाव मिले, जिसमें अब देखिए जिसमें कि 2.5 लाख जो है ग्राम पंचायत
इसमें शामिल थे, 6,600 ब्लॉक स्तर पे शामिल थे लोग, और जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है यानी कि शहरी जो स्थानीय निकाय है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसपैलिटीज़, वहाँ से 6,000 पार्टिसिपेशन थी और 676 डिस्ट्रिक्ट इसमें क्या थे, शामिल थे। अब देखिए अधिकतर कंट्रीज़, खास करके अधिकतर जो देश हैं, खास करके जो विकसित देश हैं, तो वहाँ पर ये सुनिश्चित किया जाता है कि बच्चे की जो पढ़ाई हो वो मातृभाषा में हो, क्लियर, जिससे कि माता पिता भी उसकी पढ़ाई में क्या हो सके, शामिल हो सकें, ठीक है, क्योंकि माता पिता को उधर का वर्नाकुलर लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज या मदर टंग या मातृभाषा पता होता है, और बच्चे को भी बड़ी आसानी होती है कि अपनी भाषा में चीज़ों को बेहतर और जल्दी समझ पाएँ, क्लियर। तो पूरे विश्व भर में ऐसा क्या है, ट्रेंड है ना। अब राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की यदि बात की जाए तो उसमें भी ये व्यवस्था की गई है कि जो जहाँ तक व्यवहारिक हो बच्चों को जो पढ़ाया जाए वो उसकी मातृभाषा में पढ़ाया जाए। अब लेकिन जो समस्या है इसमें आप ये समझिए कि जो स्किल्ड लैंग्वेज टीचर हैं, ऐसे जो भाषा के जो शिक्षक हैं जिनके पास कौशल हो, उसकी काफ़ी ज़्यादा कमी है। केंद्र और राज्य सरकार जो है, क्लियर, इस मामले में बहुत ज़्यादा निवेश करने की ज़रूरत पड़ेगी, खास करके क्षेत्रीय भाषा के शिक्षकों के लिए। और किन क्षेत्रीय भाषाओं के लिए, जो कि 8वीं अनुसूची में भारत के संविधान में दी गई है, क्लियर, और 22 भाषाएं ऐसी हैं। अब देखिए कि स्टेट्स में शाइन बाय, अब राज्य क्या कर सकती है, एक राज्य दूसरे राज्य के साथ द्विपक्षीय समझौता कर सकती है, जैसे तमिलनाडु और केरल है। तो तमिलनाडु से जो रीजनल जो शिक्षक हैं तमिल भाषा के, वो कहाँ जा सकते हैं, केरल जा सकते हैं। केरल से मलयालम वाले कहाँ आ सकते हैं, तमिलनाडु में आ सकते हैं, महाराष्ट्र में आ सकते हैं। इस ढंग से एक एक्सचेंज करके बायलैटरल लेवल पे क्या किया जा सकता है, जो क्षेत्रीय भाषा के जो शिक्षक हैं उनकी जो ज़रूरत है उस संख्या को मैनेज किया जा सकता है। तो और इस हिसाब से देखें तो तीन भाषा का जो फॉर्मूला रखा गया है, ठीक है, वो जो राज्य हैं वो उसको लागू कर सकते हैं। ये व्यवहारिक है यदि ऐसा किया जाए तो, ऐसा केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने रमेश पोखरियाल ने कहा। अब जहाँ तक लैंग्वेज स्किल का सवाल है, उन्होंने इसको नाम दिया एक्सपेरेंशियल, और ये किस में लिखा हुआ है, यानी कि जो नई शिक्षा नीति लाई गई है उसमें भी ये लिखा गया। अब इस एक्सपेरेंशियल का क्या मतलब है कि ये जो भाषा है इसमें सिर्फ और सिर्फ ये ऐसा नहीं कि साहित्य सीखना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ उसके शब्दावली को सीखना है, ऐसा नहीं कि उसके सिर्फ व्याकरण को सीखना है या ग्रामर को सीखना है, बल्कि उस भाषा में बच्चे अपने आप को क्या कर पाएँ, एक्सप्रेस भी कर पाएँ, अभिव्यक्त भी कर पाएँ और बातचीत भी कर पाएँ उसी वर्नाकुलर या मदर टंग के अंदर। तब जाके कहीं कोई फ़ायदा दिखेगा, ना कि सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर उसकी पढ़ी जाए या वोकेबलरी बेहतर की जाए या ग्रामर को बेहतर किया जाए। अब देखिए, अब एक व्यवस्था ये भी की जा रही है कि एक बहुत ही मजबूत सा क्या बनाया जाएगा, विभाग बनाया जाएगा, प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे, किसके लिए, भारतीय भाषाओं के लिए, ठीक है। और इसमें ध्यान क्या दिया जाएगा, जो तुलनात्मक साहित्य के बारे में, कैसे रचनात्मक लेखन किया जाए, उसके बाद आर्ट्स, कला, फिर म्यूज़िक के ऊपर भी जोर डाला जाएगा, और फिलॉसफी यानी कि जो दर्शन है उसके बारे में भी ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। और विल लॉन्च्ड एंड डेवलप्ड अक्रॉस कंट्री, ये इसकी शुरुआत की जाएगी और पूरे भारतवर्ष में इसको चलाया भी जाएगा। अब डिग्री का जहाँ तक सवाल है, आपने देखा ही कि 4 साल की डिग्री होगी और बीएड की अब 4 साल की डिग्री होगी और डुअल डिग्रीज़ होगी। डुअल डिग्रीज़ कहने का मतलब इसमें एक तो ग्रेजुएशन का भी कोर्स होगा और साथ में जो शिक्षा से संबंधित जो बीएड का कोर्स होता है वो इसी में शामिल हो जाएगा।
अन्यथा अभी तक क्या था कि 3 साल तो ग्रेजुएट होने में लग जाता और 2 साल के लिए और बीएड की डिग्री होती तो 5 साल लग जाते, तो 1 साल का तो सीधे तौर से फ़ायदा है जब ये इंटीग्रेटेड कोर्स चलाया जाएगा और ये मैंडेटरी होगा 2030 के बाद, सिर्फ इसी आधार पे होगी। अब देखिए जो ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम है, यानी कि जो हमारी पारंपरिक जो ज्ञान की प्रणाली है, उसके लिए क्या होगा कि एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कमेटी जो है वो टॉपिक को डिसाइड करेगी। ये नहीं होगा कि ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम के अंदर कुछ भी कहीं से भी पढ़ाया जाएगा ना, ये काम किनका होगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कमेटी का, जो कि टॉपिक को डिसाइड करेगा कि एंशियंट इंडिया से यानी कि प्राचीन भारत से कौन कौन से विधाओं को और नॉलेज को या ज्ञान को इसमें शामिल किया जाए, और इसमें कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा कि क्या जो प्राचीन भारत की जो नॉलेज हैं वो आज के डेट में क्या योगदान दे रहा है, चुनौतियां क्या क्या हैं, और आगे जो आगे की जो महत्वाकांक्षाएं कह सकें या आकांक्षाएं कहें, तो खास करके शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में और पर्यावरण के बारे में, इसका भी ध्यान रखा जाएगा जब भी ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम के ऊपर करिकुलम तय की जाएगी, यानी कि पाठ्यक्रम तय की जाएगी। अब देखिए कि और ये सारा का सारा जो तत्व है वो बहुत ही एक्यूरेट वे में, बिल्कुल सटीक तौर से और वैज्ञानिक तरीके से रखा जाएगा। और जो एक और इसमें विवाद ये जुड़ा और कि जो ओरिजिनल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो ड्राफ्ट था, मसौदा था, उसमें जो उसके हेड थे के कस्तूरीरंगन के जो पैनल है, उन्होंने ये प्रपोज़ किया था, प्रस्तावित किया था कि एक राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बनाया जाए, यानी कि नेशनल एजुकेशन कमीशन बनाया जाए, जो कि सबसे उच्च एक तरीके की निकाय होगी, यानी कि एपेक्स बॉडी होगी, सबसे ऊपरी स्तर की बॉडी होगी, जिसका जो नेतृत्व कौन करेंगे, वो प्रधानमंत्री करेंगे, ऐसा प्रस्तावित था। लेकिन इस प्रस्ताव को माना नहीं गया। अब देखो कि सरकार का क्या कहना है इस मामले में, कि ज़रूरत क्या है कि जो ऑलरेडी मौजूद सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन है उसको और मजबूत किया जाए, उसको और सशक्तिकृत किया जाए, ना कि उसकी जगह या कोई और दूसरे तरीके का क्या लाया जाए, आयोग लाया जाए। अब देखो इनको ज़्यादा पावर दिया जाएगा, ये ज़्यादा के साथ क्या कर सकेंगे, कंसल्टेशन कर सकेंगे, और जो परीक्षा से संबंधित मुद्दे हैं, ठीक है, शिक्षा में, उसके ऊपर भी ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर पाएंगे, काम कर पाएंगे, क्योंकि इस सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन को सशक्तिकृत किया जाएगा। और साथ में जो सांस्कृतिक विकास है उसका भी। अब देखिए कि अब इसकी बात की जाए तो ये जिम्मेदार भी होगा किसके लिए, विकसित करने के लिए, रखने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए और फिर से रिवाइज करने के लिए कि भाई भारत की जो एजुकेशन है, ठीक है, उसके बारे में जो विज़न है, दूरदर्शी सोच है, उसको डेवलप भी करेगा, उसको रखेगा भी, उसका मूल्यांकन भी करेगा और उसका पुनरावलोकन भी करेगा। और ये ऐसा कैसे करेगा, वो दो के साथ कोलैबोरेट करके, सहयोग करके, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय, और जो राज्यों के जो सबसे ऊंची संस्थाएं हैं इस मामले में, शिक्षा के मामले में, उनके साथ कंसल्ट करके, और उसके बाद लगातार ये रिव्यू भी करता रहेगा। क्या करेगा, लगातार रिव्यू भी करता रहेगा। इसके अलावा जो एजुकेशन मिनिस्टर का ये कहना था इंटरव्यू के अंदर कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल जल्दी ही कैबिनेट के अप्रूवल से लाया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार की यदि बात की जाए तो वो साथ साथ काम कर रहे हैं कि 6% GDP जो तय की गई है इस पे, शिक्षा पे खर्च करने की, वो कैसे खर्च की जाए। अब देखिए सरकार क्या करेगी, केंद्र सरकार
ठीक है, वित्तीय सहायता देगी राज्य सरकारों को, जिससे कि क्या हो सके कि यूनिवर्सल एक्सेस हो सके, यानी कि सभी विद्यार्थियों को, बालक और बालिकाओं को क्या मिल सके, शिक्षा मिल सके, और जिससे क्या किया जा सके, शिक्षा से संबंधित जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन है वो तैयार किया जा सके, जो न्यूट्रिशनल सपोर्ट मिड डे मील के माध्यम से दिया जाता है वो मिल सके। देखो ब्रेकफास्ट देने की भी बात की जा रही है, वो ऊर्जा से लवरेज वस्तुएं दी जाएगी खाने को, किसमें, ब्रेकफास्ट में, और जो मिड डे मील के अंदर पोषक तत्वों के ऊपर ज़्यादा जोर रहेगा। अब देखिए कि मैटर ऑफ स्टूडेंट सेफ्टी एंड वेलबींग, और साथ में कि जो विद्यार्थियों के सुरक्षा से संबंधित जो बातें होंगी उसके ऊपर भी इसके द्वारा ध्यान दिया जाएगा, और साथ में कि पर्याप्त शिक्षक मिल सके, स्टाफ मिल सके, और जो टीचर हैं उनको क्या किया जा सके, विकसित किया जा सके ट्रेनिंग वगैरह के ऊपर, इसके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। अब देखिए की इनिशिएटिव टुवार्ड्स इक्वल हाई क्वालिटी एजुकेशन फॉर द अंडर प्रिविलेज एंड सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप, और ख़ास करके जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े जो समूह हैं उनके जो विद्यार्थी हैं उनके लिए कुछ नई पहल की जाएगी और उसके बाद उनको सहायता दी जाएगी। और नेक्स्ट जो आप देखिए वो पहला एडिटोरियल है आज का, तो इसमें क्या है कि टुवार्ड्स अ न्यू नॉर्मल, देखिए, और इसमें चर्चा वैक्सीन की है, ठीक है। वैक्सीन का जहाँ तक सवाल है, अभी तक तो ऐसा नहीं है कि किसी ने क्लिनिकल ट्रायल पास कर लिया हो किसी वैक्सीन कैंडिडेट ने, और या फिर आप देखिए तो कहीं से भी कि कोई वैक्सीन मतलब बाज़ार में आ चुका हो या तत्काल तुरंत 2 या 3 महीने के अंदर आने की संभावना, ऐसा तो दिख नहीं पड़ रहा है, क्लियर। तो तरीका क्या हो सकता है कि आसानी से और सस्ती जो टेस्टिंग की जा सकती है, जिससे कि कमज़ोर जो लोग हैं समाज के, खास करके जिनको बीमारी लग सकती है, खास करके जो क्लस्टर में रहते हैं, समूह में रहते हैं, तो उनको ये टेस्टिंग करवा के रैपिड टेस्ट के थ्रू या सेरोलॉजी टेस्ट के थ्रू उनको प्रोटेक्शन दी जा सकती है। लॉकडाउन में जो आगे अब देखिए कि रिलैक्सेशन दी गई है, अब देखिए मार्च 25 से जो शुरू हुआ था, अब देखो कि लेकिन जो पीड़ितों की संख्या है इससे, कोरोना से, तो उसकी संख्या में लगातार ही बढ़ोतरी हो रही है, और अनलॉक का जो थर्ड फेज़ है, तीसरा चरण जो है वो 5 अगस्त से शुरू हो जाएगा। अब तक लेकिन देखिए भारत में 70 लाख मामले पाए गए हैं, जो कि वर्ल्ड का तीसरा सबसे ज़्यादा है, क्लियर। और 1/3 इस 17 लाख में से क्या है, एक्टिव केस हैं, और अब तक 36,000 लोगों की मौत हो चुकी है। अब देखिए कि भारत में जो फैटिलिटी रेट है, मृत्यु दर है, इस कारण से जो एक्टिव जो मरीज हैं उसमें 2.16% है। सेरोलॉजी सर्वे दिल्ली और मुंबई में करवाया गया, और डेथ रेट जो है इस और कम हो सकती है, इसलिए कम हो सकती है कि जो असिम्प्टोमेटिक यानी बिना लक्षण वाले जो मरीज़ हैं उनको तो इसमें काउंट किया ही नहीं गया। अब यदि उनको काउंट कर लिया जाए तो डेथ रेट यदि बात की जाए, मृत्यु दर की बात की जाए, तो उसकी प्रतिशत और घट सकती है, और वो 0.01% से 0.05 तक हो सकता है। और डिजीज़ की यदि बात की जाए तो पूरे भारतवर्ष में ऐसा नहीं कि एक ही जैसा ये इसका फैलाव हुआ है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग जो है सामुदायिक स्तर पे देखें तो पीड़ितों की संख्या है। और राज्यों की बात की जाए या शहरों की बात की जाए तो नीतिगत मामलों में ये क्या रहे हैं, इनकंसिस्टेंट रहे हैं, हर जगह एक ही जैसा नहीं है। और कंप्लीट लॉकडाउन का जहाँ तक सवाल है, आपको पता है ही कि वो सस्टेनेबल है नहीं, हमेशा चल नहीं सकता है। जिम और योगा सेंटर को अलाउ कर दिया गया, आगे ये अगला जो नेक्स्ट फेज़ होगा तो उसमें ये माना जा रहा है, अगले चरण में ये माना जा रहा है कि जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, मेट्रो रेल है, या बड़े समूह में एक जगह इकट्ठा होने की बात है, इसमें क्या हो सकता है भी छूट दी जा सकती है। अब देखो कि भारत में जो नंबर ऑफ़ केसेज हैं, जो मामलों की संख्या वो बढ़ती जा रही है, और जो
समस्याएं क्या क्या हैं वो देखिए। आज की तारीख में जो हेल्थ केयर पर्सनल हैं, स्वास्थ्यकर्मी जो हैं, उनके ऊपर काम का बोझ क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसके अलावा देखिए कि लोग भी हैं, वो भी क्या दिखा रहे हैं, आतुरता दिखा रहे हैं, इम्पेशेंस दिखा रहे हैं, और जहाँ पर उनको कहा जा रहा है कि बचें बाहर जाने से, वहाँ पर वो बाहर निकल रहे हैं। और जो रिस्ट्रिक्शन है बहुत जगह पे वो लगाया जा रहा है इस कारण से, ताकि इस चीज़ को क्या किया जा सके, कंटेन किया जा सके, रोका जा सके। लेकिन ये अपने आप में कुछ मतलब खुशनुमा सा चीज़ नहीं है, प्लीजेंट नहीं है। और आप देखिए कि जो निगरानी है उसको रखा जाना चाहिए, उसको बरता जाना चाहिए। अब जो लोगों की मूवमेंट है और जो वस्तुओं की मूवमेंट है, एक शहर से दूसरे शहर या एक राज्य से दूसरे राज्य की यदि बात की जाए तो थोड़ी सी आसानी इसमें हुई है जब केंद्र सरकार ने अपने गाइडलाइन या दिशा निर्देश जारी किए तो। लेकिन कुछ राज्य जैसे कि तमिलनाडु की बात कर ली जाए तो वहाँ पर अभी भी रैंडमली क्या लगाया जा रहा है, रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है। जैसे ई पास रखने को कहा जा रहा है, जब उस राज्य के अंदर ही एक ज़िले से दूसरे ज़िले में व्यक्ति या वस्तुओं की आवाजाही हो रही है, या तमिलनाडु से दूसरे राज्य में आना जाना, या दूसरे राज्यों से तमिलनाडु में आना जाना, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं वहाँ पर रिस्ट्रिक्ट किया गया है। और इन चीज़ों को क्या किया जाना चाहिए, समाप्त किया जाना चाहिए। अब देखो कि अगला जो फेज़ होगा, ठीक है, लॉकडाउन को ख़त्म करने का, हो सकता है कि उसमें पूर्णतया सब चीज़ को खोल दिया जाए, सारी पाबंदियां हटा दी जाए, और बेहतर होगा सरकारों के लिए और जो स्वयंसेवी संगठन है कि वो क्या करें कि लोगों को ऑन डिमांड एट होम क्या दें, टेस्टिंग की फैसिलिटी दें। वो यदि मांग करें कि भाई हमारे घर पे ही हमें टेस्ट किया जाए, ठीक है, जांच परख की जाए, तो वो मुहैया करवाना चाहिए। और जिससे कि क्या होगा कि जो इन्फेक्टेड लोग हैं या संक्रमित लोग हैं उनको बाहर नहीं जाने की ज़रूरत होगी, और ऐसी स्थिति में जो लक्षण है वो या संक्रमण है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलेगा। अधिकतर जो लक्षण हैं वो क्या है, मतलब अधिकतर जो मरीज़ हैं वो बिना लक्षण वाले हैं, क्लियर। और जो सस्ती जो उपलब्धता करवाई जाए टेस्टिंग की, तो वो क्या होगा, बेहतर होगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में लोगों को क्या किया जाए, जांच किया जा सके। अब देखो कि यदि संक्रमण का जल्दी और आसानी से पता लग जाए तो हो सकता है कि ये लंबी दूरी तक हमें कंटेनमेंट करने में, इस संक्रमण को रोकने में क्या करे, मदद करे। और लेकिन साथ में जो रैपिड टेस्ट है उसको फुल प्रूफ नहीं माना जाता है, ठीक है, सेरोलॉजी टेस्ट को, तो उससे संबंधित जो समस्याएं हैं, शिकायतें हैं, उसको भी दूर किया जाना चाहिए। और रियल टाइम एपिडेमोलॉजिकल डेटा, यानी कि संक्रमण से संबंधित जो उस क्षण का जो डेटा है वो भी उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। ये एक बड़ी समस्या रही है, ठीक है। जैसे वेदर फोरकास्ट होता है तो किसान क्या कर पाते हैं, अपने क्रॉप की प्लानिंग कर पाते हैं, उनको पता है कि भाई बारिश कब से कब होनी है, क्या मॉइस्चर लेवल रहेगा, ये सारा कुछ वो पता कर पाते हैं और बेहतर ढंग से प्लान कर पाते हैं। तो ठीक इसी ढंग से क्या होना चाहिए कि रियल टाइम डेटा होना चाहिए। राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को इन डेटाओं को, आंकड़ों को छिपाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, और जो किया जा रहा है जिससे कि क्या होगा कि माइक्रो लेवल पे, बिल्कुल ज़मीनी स्तर पे क्या की जा सकेगी, प्लानिंग की जा सकेगी। और लोगों का जो रिस्पांस है लोकलाइज्ड लेवल पे, उसको क्या किया जा सकता है, देखा जा सकता है और समझा जा सकता है। लेकिन एक तरफ देखिए तो झुकाव जो है किसका, केंद्र और राज्य का, कि वो क्या है कि डेटा को मतलब छिपा के रखें। और यदि डेटा को छिपाते हैं ना तो ये मतलब वो मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे, उल्टा इट विल बुमरैंग, जो मतलब उलट पड़ना उन्हीं के ऊपर ये नेगेटिव जाएगा। अब जहाँ तक सरकारी आंकड़ों का सवाल है और दूसरे आंकड़े जो अलग अलग माध्यम से इकट्ठे किए जा रहे हैं, उसमें मिसमैच देखा गया, दोनों एक ही जैसे नहीं पाए गए, ठीक है। तो नॉर्मल सी जहाँ तक स्थिति समान होने का सवाल है, ठीक है, ये जल्दी हो पाएगा यदि सही क्या किए जाए, प्रयास किए जाए तो।
अब देखिए दूसरा जो एडिटोरियल है आज के द हिंदू का, उसमें वॉर एंड टॉक्स की बात की जा रही है, यानी कि अफ़गानिस्तान में जो कुछ भी चल रहा है उसके ऊपर तालिबान से जो अफ़गानिस्तान की सरकार बातचीत करने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ तालिबान भी बातचीत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये बातचीत हो नहीं पा रही है क्योंकि देखो कि जब यूएस और तालिबान के बीच में समझौता हुआ था तो उसमें ये बात कही गई थी कि जो सरकारी पक्ष के लोग हैं वो भी आगे इसमें शामिल होंगे, यानी कि इंट्रा अफ़गानिस्तान टॉक की बात की जा रही है। अफ़गानिस्तान के अंदरूनी जो अलग अलग जो हितधारक हैं, जिसमें कि स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें कि तालिबान है, ठीक है, और जो केंद्र सरकार है वहाँ की, उनकी बीच की बातचीत की चर्चा है इस एडिटोरियल के अंदर। तो देखते हैं कि तालिबान ने एक बार फिर से युद्ध विराम की घोषणा की है और ये एक मौका हो सकता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अलग अलग जो हितधारक हैं या स्टेक होल्डर हैं उनके बीच बातचीत की शुरुआत हो जाए। अब ये ईद उल अजहा में इन्होंने क्या किया है कि 3 दिन का युद्ध विराम घोषित किया है। ये एक राहत की बात है, ठीक है, क्योंकि जो हिंसा है वो लगातार चल ही रही है क्लियर। और एक तरफ यूएसए और दूसरी तरफ जो इंसर्जेंट ग्रुप हैं यानी कि जैसे तालिबान वगैरह, उनके बीच में समझौता हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी हिंसा चल रही है। तो ये 3 दिन का जो युद्ध विराम घोषित किया गया है ईद उल अजहा के मौके पे, ये अपने आप में स्वागत योग्य है और इससे कहीं ना कहीं आशा बनती है। अब देखिए कि ये अब तक का तीसरा क्या है, युद्ध विराम है। इससे पहले जून 2018 में दी गई थी, फिर मई 2020 में दी गई थी, और मई 2020 की यदि बात की जाए तो वो रमज़ान के पवित्र महीने के अंतिम दिनों में दिया गया ताकि लोग क्या करें, इस चीज़ को सेलिब्रेट कर सकें। अब देखिए, अब दोनों ही मौके पे जो सीज़ फायर को आगे नहीं बढ़ाया गया तालिबान के द्वारा, लेकिन इस समय जो उम्मीदें हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। क्यों कि भाई जिससे कि क्या होगा कि अफ़गानिस्तान की जो सरकार है और तालिबान के बीच में बातचीत हो पाएगी, और ऐसा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और तालिबान के बीच में जो समझौता हुआ था उसमें ये बात थी। अब देखिए कि एक्चुअली में ये बातचीत जो थी इस समझौते के हिसाब से देखिए तो मार्च में ही शुरू हो जाना था, लेकिन दोनों ही पक्ष, अफ़गानिस्तान की सरकार या फिर आप दूसरी तरफ तालिबान की बात करें तो एक दूसरे के ऊपर आरोप या प्रत्यारोप लगा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद कहा कि मतलब गवर्नमेंट ने ये कहा कि तालिबान जो है बहुत ज़्यादा प्रिजनर्स को छोड़ने की या कैदियों को छोड़ने की डिमांड कर रही है, ठीक है। और दूसरी तरफ तालिबान क्या कह रहा है कि जो समझौते की शर्तें हैं आप उसके वो नहीं मान रहे हो। अब देखिए, लेकिन अंत में जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं अशरफ घानी, उन्होंने 5000 तालिबानी कैदियों को छोड़ने का निर्णय लिया है और उसके बाद ये सीज़ फायर जैसी चीज़ की घोषणा की गई है। अब देखो कि लेकिन इसके अंदर जो मुद्दे हैं वो समझिए क्या है कि वाई यूएसए एंटर्ड इनटू द टॉक, ठीक है, जब बातचीत हुई थी किसके बीच में, यूएसए के बीच में, साल दर साल चलता रहा और फिर जाके ये समझौता हुआ यूएसए और तालिबान के बीच में, तो उसमें कहीं भी यूएसए ने युद्ध विराम जैसी चीज़ों को लागू करने के ऊपर जोर नहीं डाला था। दूसरी बात ये थी कि जो यूएसए है वो क्या चाह रहा है, अफ़गानिस्तान से कैसे भी अपने सैनिकों को बाहर ले जाएं, ठीक है, और अपने देश बुलाया जाए, अपने वतन वापस बुलाया जाए, क्योंकि 2016 में इलेक्शन का एक मुद्दा था और ये वादा भी किया था प्रेसिडेंट ट्रंप ने। और आपको ये पता है कि आगे अब नवंबर में इलेक्शन आने जा रहा है यूएसए के अंदर, तो इसमें भी इसका फ़ायदा लेने की कोशिश की जाएगी ट्रंप साहब के द्वारा। अब ये सारी पृष्ठभूमि में अब देखिए तो मतलब इस बैकग्राउंड में यूएस और तालिबान का जो एग्रीमेंट है वो फरवरी 2020 में होता है
और यूएसए ने कहा कि वो क्या करेगा, अपने सैनिकों को वापस लेगा, और साथ में तालिबान ने क्या कहा कि भाई जो हम सुरक्षा का भरोसा देते हैं, यहाँ पर खून खराबा नहीं होगी, हिंसा नहीं होगी, टेररिस्ट अटैक नहीं किया जाएगा। क्लियर। लेकिन जो जिम्मेदारी है वो बहुत ही कमज़ोर सरकार के ऊपर है, और तालिबान इन जनरल बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज नहीं करता। जब वार्ता भी चल रही थी तो यूएस और तालिबान के बीच में, तो यूएस ने कोशिश की थी कि भाई ऑन बोर्ड, यानी कि वार्ता के मेज़ पे या टेबल पे किसको, वहाँ की सरकार को, अफ़गानिस्तान की सरकार को भी लाया जाए। और उस समय प्रेसिडेंट का चुनाव भी था, तो वो तो चुनाव होने के कारण से अब अगला राष्ट्रपति कौन होता वो भी तय नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ तालिबान का ये कहना था कि देखिए, बड़ी बात ये है कि जो सरकार है अफ़गानिस्तान की, वो आपकी यानी कि यूएसए की ही कठपुतली है। तो जब मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ तो आपकी कठपुतली या पपेट से बात करने की हमें क्या ज़रूरत है। क्लियर। और जब फरवरी महीने से जब डील साइन किया गया ना, तो उसके बाद से अभी तक 3650 जो गवर्नमेंट के ट्रूप के जो सैनिक हैं और 775 जो सिविलियन से आम नागरिक हैं वो मारे जा चुके हैं। और जो आपस में जो युद्ध है वो और भी थोड़ा सा विकराल हुआ है इन दिनों। और पिछले साल जब राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा था कहाँ पर, अफ़गानिस्तान में, तो लोगों की भागीदारी बहुत कम थी। और यहाँ तक कि जो विपक्ष के उम्मीदवार थे अब्दुल्ला, उन्होंने जो चुनाव हुआ और उसके बाद उसमें उन्होंने ये आरोप लगाया कि भाई चुनाव में धांधलेबाजी की गई है, धांधली की गई है, और बहुत ही कम अंतर से अब्दुल्ला से जीत पाए थे। ठीक है, मतलब 50% चाहिए होता है कम से कम वोटिंग जो हुई है, तो उससे बहुत थोड़ा ही 0.96% तक ही ज़्यादा वोट मिला था। ठीक है, और जीत पाए थे अशरफ गानी। तो इसका विरोध किया था अब्दुल्ला ने कि देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या की गई है, घपलेबाजी की गई है। और 2-3 महीने तक जांच चलता रहा। ठीक है, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ अफ़गानिस्तान के द्वारा, और अंत में इनको घोषित किया गया कि विजयी हुए। और वो कौन थे? जो अभी राष्ट्रपति हैं, अशरफ गानी। लेकिन जो विपक्ष के अब्दुल्ला की यदि बात की जाए तो वो इसको मान्यता नहीं दे रहे थे, और अपना समानांतर सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने शुरू कर दिया था, पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन शुरू कर दिया था। क्लियर। और ये पीछे तब हटे जब इनको अब्दुल्ला को हाई काउंसिल ऑफ नेशनल रिकन्सिलिएशन, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पे एक काउंसिल बनाई गई जो कि विभिन्न पक्षों को साथ लेके चलेगा, उसका हेड बनाया गया। यानी कि जो तालिबान से बातचीत होगी उस बातचीत की जिम्मेदारी हाई काउंसिल ऑफ नेशनल रिकन्सिलिएशन के पास है, और उसके मुखिया या हेड कौन है? अब्दुल्ला। ठीक है, और जब इनको मुखिया या हेड बनाया गया तब ये इन्होंने अपने कदम खींचे, और ये बातचीत इन दोनों के बीच में होनी है। अब देखिए, यही सब कारण रहे हैं कि जो तालिबान जो है उसको हमेशा अपर हैंड मिला हुआ है किसमें, या तो आप युद्ध में कह लें या बातचीत में कह लें। अब देखो कि मुख्य जो चुनौती है, क्लियर, कि तालिबान कहें या दूसरे इंसर्जेंट ग्रुप कहें या सरकार की बात की जाए, तो वो जो उस देश का संविधान है उसको बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। क्लियर। अब जो नेक्स्ट चर्चा का विषय है वो कि जो राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट जो है, इस साल का जितना भी टारगेट है उसका 83% ऑलरेडी हो चुका है, और अभी अप्रैल में जून तक का ही आंकड़ा है, समझिए पहले तिमाही का, अब उसमें ही ऐसा हो चुका है। क्लियर। तो आगे जो और 9 महीने हैं उसमें क्या स्थिति होगी ये थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर पाना मुश्किल काम है। लेकिन इतनी बात तो तय है कि फिस्कल डेफिसिट अपने टारगेट से कहीं ज़्यादा ऊपर जाएगी। फिस्कल डेफिसिट राजकोषीय घाटा की यदि बात की जाए तो वो 6.62 लाख करोड़ है, जो कि इस बजट ईयर का जो टारगेट है, यदि 100 है, मान लीजिए 100 होना है, तो 83 ऑलरेडी पूरा हो चुका है, यानी कि सिर्फ 17% और बाकी हैं, और अगले 9 महीने चलाना है सरकार को।
तो ऐसा तो होगा नहीं कि अगले 9 महीने में सिर्फ 17% और के साथ फिस्कल डेफिसिट को टारगेट लेवल पे सरकार बना पाए। खास करके कोविड-19 के कारण से जो अर्थव्यवस्था में गिरावट देखी गई है, स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं हैं उसको ज़्यादा, उस पर सरकार को ज़्यादा खर्च करना है। सरकार ने जो आत्मनिर्भर भारत की घोषणा की है उसके लिए पैसे और फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा स्टिमुलस पैकेज जो दिया गया उसमें भी सरकार को निवेश करने की ज़रूरत है। अब देखिए कि है क्या, एज ए रिज़ल्ट ऑफ पेंडेमिक, इस महामारी के कारण से सरकार को क्या करना पड़ रहा है कि अतिरिक्त जो उधार लेने के क्या बनाने पड़ रहे हैं, योजनाएं बनाने पड़ रहे हैं, जिससे कि सरकार जो अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए जो सहायता राशि देगी उसको मैनेज कर पाए। और साथ में जो रेवेन्यू है, एक तरफ खर्चे ज़्यादा हैं और दूसरी तरफ जो कि प्रोडक्शन या सर्विस वगैरह चीज़ें कम दी गई, खास करके कंप्लीट लॉकडाउन के समय में, तो इसके कारण से क्या है, सरकार के रेवेन्यू में भी शॉर्टफॉल आया, यानी कि सरकार के पास जो राजस्व आना चाहिए उसमें भी कमी आई है। और जो फिस्कल डेफिसिट है वो 8% ऑफ जीडीपी तक जा सकता है, जबकि 3% ऑफ जीडीपी क्या है, टारगेट है। और अप्रैल से जून तक की यदि बात की जाए तो गवर्नमेंट के पास 1.53 लाख करोड़, ठीक है, टैक्स या नॉन टैक्स, कर या गैर कर आए हैं। क्लियर। तो नॉन टैक्स के अंदर जैसे फ़ी है, इस्चीट है, या जो स्पेशल असेसमेंट किए जाते हैं, लाइसेंस फ़ी वगैरह आती है। और टैक्स के अंदर आप जैसा कि जानते हैं कि इट्स ए वन साइडेड कंपलसरी पेमेंट फ्रॉम पीपल टू गवर्नमेंट, एंड इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस इट कैन लीड टू द पीनल एक्शन, यानी कि ये लोगों के द्वारा सरकार को दिया गया एक तरफा क्या है, भुगतान है, और यदि ये भुगतान न किया जाए तो दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है और इसके बदले में प्रपोर्शनेट या डिस्प्रपोर्शनेट सर्विसेज दी जा सकती है। अनुपातिक या गैर अनुपातिक सेवाएं सरकार दे सकती है। ऐसा नहीं कि यदि हमने टैक्स दिया है और उसके एवज में मान लो कि 50 करोड़ टैक्स दिया है तो 50 करोड़ की ही रोड मिल जाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। प्रोपोर्शनेट या डिस्प्रपोर्शनेट सर्विस मिल सकता है या आपको सर्विस नहीं भी मिल सकती है, ठीक है। तो इस कारण से आप सरकार को कोर्ट में ड्रैग नहीं कर सकते, खींच नहीं सकते। तो टैक्स के हिसाब से कहिए या नॉन टैक्स के हिसाब से कहिए या लोन के रिकवरी के हिसाब से कहिए, तो जो बजट का एस्टीमेट है पूरे साल के लिए उससे 7% कम सरकार को क्या मिला है, राजस्व मिला है। अब देखिए जो केंद्र सरकार के कुल जो खर्चे हैं पहले 3 महीने में वो उस 8.15 करोड़, क्लियर, ऑलमोस्ट बजट एस्टिमेट का 27% है, जो कि कौन कह रहा है, किसका आंकड़ा है, कंट्रोलर जनरल्स ऑफ अकाउंट्स का। अब देखिए केंद्र सरकार ने 1.34 लाख करोड़, ठीक है, राज्यों को उसके टैक्स का शेयर दिया है, जो कि 14,588 करोड़ कम है पिछले साल से। और केंद्र सरकार ने ये घोषणा की है कि अतिरिक्त क्या करेगा, वो उधार लेगा, जो कि इन ट्यून ऑफ द 5.7% ऑफ जीडीपी का 5.7% तक है। और 40% वृद्धि देखी गई है पहले तिमाही में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यानी कि पूंजीगत खर्चे हैं, ठीक है। पूंजीगत खर्चों में ऐसा है कि इसके खर्चने से क्या होती है, कोई लायबिलिटी कम नहीं होती है, ध्यान देना, कोई लायबिलिटी कम नहीं होती, बल्कि आप एसेट्स क्रिएट करते हो। और ये क्या है 88,273 करोड़ है, और पिछले साल से यदि देखिए, ठीक है, तो ये कम है और पिछले 20 साल में सबसे कम है। अब नेक्स्ट जो मुद्दा है वो आईआर से रिलेटेड है, इंटरनेशनल रिलेशन या अंतर्राष्ट्रीय संबंध से। और जो हांगकांग में जो चुनाव होने हैं उस चुनाव को रोक दिया गया है, क्लियर, उसको क्या कर दिया गया, आगे बढ़ा दिया गया है। हांगकांग की जो लीडर हैं कैरी लैम, उन्होंने 6 सितंबर 2020 को होने वाले चुनाव को टाल दिया है,
और वो भी 1 साल के लिए। और इसके पीछे कारण क्या बताएं कि कोरोना वायरस का क्या है, पेंडेमिक है, यानी कोरोना वायरस महामारी के कारण से। और ये कहीं न कहीं जो लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं वहाँ पर, उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका है। अब देखिए कि ये जो निर्णय लिया गया, ठीक है, और वो तब लिया गया जब 12 जो लोकतंत्र के समर्थन करने वाले जो उम्मीदवार थे उनको अयोग्य ठहरा दिया गया। और अयोग्य किस आधार पर ठहराया गया, तो ये देखिए कि वो कहीं न कहीं कोशिश कर रहे हैं, ये 12 जो उम्मीदवार थे उनके द्वारा सरकार कह रही कि ये कोशिश की जा रही थी कि वो जो सबवर्सिव इंटेंशन है, यानी कि सरकार का तख्ता पलट करना चाह रही है, हटाना चाह रही है, और जो कि न्यू सिक्योरिटी लॉ यानी कि नए सुरक्षा कानून के तहत क्या है, गलत है। अब देखिए तो प्रश्न ये उठता है कि क्या महामारी सही कारण है, वास्तविक कारण है, और इसी कारण से ये पोस्टपोन किया गया है। अब डायरेक्टर ह्यूमन राइट्स वॉच चाइना चैप्टर की बात करें तो ह्यूमन राइट वॉच जो कि चीन के अंदर जो है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, और चीन के हिस्से की बात है, उसके जो हेड हैं उनका ये कहना है कि ये क्या है, लोगों को उनके राइट्स ना दिए जाने जैसी बात हो गई। अब वहाँ की जो हांगकांग की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें आधे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो क्या होते हैं, चुन के आते हैं सीधे चुनाव से, और आधे जो हैं वो क्या होते हैं, प्रो बीजिंग अपॉइंटी होते हैं। ऐसे जो लोगों को नियुक्त किया जाता है जो कहीं ना कहीं बीजिंग की तरफ क्या रखते हैं, झुकाव रखते हैं। तो मिस लैम ने ये कहा कि ये जो पेंडेमिक के कारण से जो आगे की तरफ बढ़ाया जा रहा है चुनाव को, वो उसके लिए उन्होंने क्या किया, इमरजेंसी जो कानून है, इमरजेंसी का कानून वो लागू किया है, और इसके पीछे कोई राजनीतिक द्वेष या मंशा या इरादा नहीं है। और चाइना की जो पार्लियामेंट है विल डिसाइड हाउ टू फुलफिल द लेजिस्लेटिव वैक्यूम। अब जब चुनाव होंगे नहीं तो वहाँ का जो काउंसिल है उस काउंसिल में रिप्रेजेंटेटिव कैसे आएंगे, वो चीन की जो संसद है वो निर्णय लेगी। और हांगकांग की यदि बात की जाए तो वहाँ पर आज की तारीख में क्या है कि 3 मिलियन वोटर हैं, यानी कि 30 लाख वोटर हैं, जिसमें से अब देखिए ना 3000 कोविड-19 के पेशेंट जनवरी से पाए गए हैं, लेकिन पिछले 10 दिनों में ये संख्या जो है वो क्या हो गई, तिगुनी हो गई है। अब लेकिन अब थोड़ी सी बात की जाए यहाँ पर सिंगापुर की, सिंगापुर से यदि तुलना की जाए हांगकांग की, तो वो एक तरीके से राइवल फाइनेंशियल हब है। हांगकांग भी एक वित्तीय मतलब रूप से कह दें तो बहुत ही केंद्र स्थान रखता है, और दूसरी तरफ सिंगापुर भी रखता है, और इन्हीं दोनों में एक फाइनेंशियल हब के रूप में कहीं ना कहीं राइवलरी चलती है। उस मामले में देखें तो बावजूद कि सिंगापुर में वायरस का आउटब्रेक था, जुलाई में इलेक्शन करवाए गए, तो क्या हांगकांग में नहीं करवाए जा सकते? इरादा क्या है सरकार का, ये भी सोचने लायक बात है यहाँ पर चीन के सरकार का। अब देखिए कि पोल वुड हैव फर्स्ट ऑफिशियल वोट, और ये जो यदि चुनाव होता तो अब तक का एक तरीके से देखिए तो पहला आधिकारिक चुनाव होता कब, जब न्यू सिक्योरिटी लॉ को लागू कर दिया गया। अब न्यू सिक्योरिटी लॉ के बारे में कहा जा रहा है कि हांगकांग की जो स्वायत्तता है उसको क्या कर रहा है, कम कर रहा है। और ये मोटे तौर से कहता क्या है कि जो सेसेशन, यदि आप हांगकांग को अलग करना चाहते हो, या वहाँ की चुनी सरकार की तख्ता पलट करना चाहते हो, या फिर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होते हैं, या किसी विदेशी ताकतों के साथ आप क्या करते हो, कोई साँठगांठ करते हो, तो आपको क्या हो सकता है, यदि आप हांगकांग के नागरिक हैं तो आपको क्या किया जा सकता है कि पनिशमेंट दी जा सकती है, और पूरे ताउम्र की सज़ा दी जा सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी जा सकती है। अब हांगकांग 1997 में 1997 में तक ब्रिटिश के अंडर था, 99 साल के लीज पे ब्रिटिश को मिला था, ठीक है। अब उसके बाद ब्रिटिश ने किसको सौंप दिया, तो चीन को सौंप दिया, लेकिन एक शर्त ये रखी गई थी कि कंट्री तो एक होगा लेकिन सिस्टम 2 होगी। और इस हिसाब से देखें तो अब तक क्या था, न्यू सिक्योरिटी लॉ के लागू होने से पहले तक ज़्यादा ऑटोनॉमी यानी कि एक स्वायत्तता मिली हुई थी हांगकांग को।
अब देखिए एक और जो चर्चा का विषय है इंटरनेशनल रिलेशन से ही है, जो कि आपके जीएस पेपर सेकंड का हिस्सा है। और ट्रंप ने 2 दिन पहले ये ट्वीट किया कि जो इलेक्शन होने हैं नवंबर में उसको आगे की तरफ टाल दिया जाए। तो अब चर्चा इस बात पे है, क्या ट्रंप महाशय जो कि राष्ट्रपति हैं यूएसए के, उनके पास ये संवैधानिक अधिकार है? तो उसी में देखते हैं कि क्या क्या तथ्य हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है यूनाइटेड स्टेट का कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस यानी कि वहाँ की जो संसद है वही डिसाइड कर सकती है कि इलेक्शन को आगे बढ़ाया जाए या ना बढ़ाया जाए। ट्रंप के हिसाब से यदि देखें तो नवंबर का इलेक्शन जो है उसको आगे डिले कर दिया जाना चाहिए कोविड-19 की जो स्थिति है उसके कारण से। लेकिन जो फेडरल लॉ है, जो संघीय कानून है, जो कि जनवरी 25 1845 में, अब देखिए एक बात तो आप जानिए कि विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र यूएसए को माना जाता है और सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है वो भारत है। इलेक्शन जो है प्रेसिडेंट का, अब यहाँ पर थोड़ी पेचीदगियों को समझिए। इलेक्शन जो है प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, क्लियर, शैल बी अपॉइंटेड, क्लियर, इन ईच स्टेट, क्लियर। अब देखिए अब राष्ट्रपति का जो चुनाव है, क्लियर, राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में ये कहा जा रहा है कि हर एक स्टेट में जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, इलेक्टोरल जो चुना जाता है, वो वोट डालेगा। कब वोट डालेगा? फर्स्ट मंडे इन द मंथ ऑफ नवंबर। ये गौर कर लेना, फर्स्ट मंडे इन द मंथ ऑफ नवंबर इन इलेक्शन ईयर, क्लियर। तो पहला जो मंडे होगा, जिस साल भी इलेक्शन होना है, जैसे 2020 में इलेक्शन होना है, तो पहला जो मंडे होगा नवंबर का, उसका अगला ट्यूसडे, समझ में आई बात? तो वो इस साल किस में पड़ रहा है? जो नवंबर 3 को पड़ रहा है, देखिए। और इसमें बदलाव सिर्फ नए कानून को पारित करके ही किया जा सकता है, और जिसके लिए ज़रूरत क्या पड़ेगी कि इसको हाउस से यानी कि वहाँ की संसद से पारित करवाया जाए। आज की तारीख में सीनेट की यदि बात की जाए तो वहाँ पर रिपब्लिकन का क्या है, बहुमत है, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की यदि बात की जाए तो वहाँ पर डेमोक्रेट जो दूसरी पार्टी है उनका बहुमत है। अब देखिए कि वैसे तो जो संभावनाएं हैं वो बहुत ही कम है कि इस इलेक्शन को डिले कर दिया जाए या आगे बढ़ा दिया जाए, लेकिन यदि होता है तो कानूनी पेचीदगियाँ क्या है या फिर व्यवहारिक जो परेशानियां क्या आ सकती है उसको समझिए। ट्रंप जो है किसी भी हाल में 20 जनवरी 2021 के बाद अपने पद पे बने नहीं रह सकते हैं, क्लियर, जब उनका पहला टर्म एक्सपायर हो रहा है, खत्म हो रहा है। और 20वां संविधान संशोधन जो लाया गया था यूएसए में, उसमें क्या है कि जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का टर्म है वो हर बार मार्च 4 को शुरू होगा और हर बार 20 जनवरी को ख़त्म होगा, क्लियर। हर बार कहने का मतलब जो इनके कार्यकाल होते हैं वो 4 साल के होते हैं। मतलब आज मार्च 4 है, क्लियर, मान लीजिए आज यदि इनको शपथ दिलवाई गई और इन्होंने पदभार ग्रहण किया, अपने ऑफिस में आए, तो उसके बाद 4 साल के बाद 20 जनवरी को वो क्या कर जाएंगे, रिटायर कर जाएंगे। अब देखिए कि साधारणतया होता क्या है, समझना इन चीज़ों को। साधारणतया होता क्या है कि यदि जो नियम है, राष्ट्रपति का यदि पद खाली होता है तो उनकी जगह उपराष्ट्रपति लेते हैं, और उपराष्ट्रपति भी यदि ना ले पाए पद तो उस समय हाउस के स्पीकर वो लेंगे, क्लियर। अब देखिए कि लेकिन इस साल 2 साल जो टर्म है हाउस का, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की बात की जा रही है, वो क्या है, जनवरी 3 2021 को ख़त्म हो रही है। तो मतलब जो हाउस के स्पीकर हैं वो भी शपथ नहीं ले सकते राष्ट्रपति के रूप में। अब देखिए कि और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का तो 20 जनवरी 2021 को ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक बड़ी विडम्बनापूर्ण स्थिति हो सकती है। और ऐसी देखो, प्रेसिडेंट ना हो तो वाइस प्रेसिडेंट, और वाइस प्रेसिडेंट ना हो तो स्पीकर ऑफ द हाउस, और स्पीकर ऑफ द हाउस का टर्म क्या है, जनवरी 3 को खत्म हो जा रहा है, और 20 जनवरी को प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का खत्म हो जा रहा है। यानी कि जो स्पीकर ऑफ द हाउस उपलब्ध होंगे नहीं ये शपथ लेने के लिए। अब देखिए, तो तब ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोर होता है, ठीक है, प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोर होता है।
जो कि एक तरीके का सेरेमोनियल पोस्ट है, उनके पास बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं होते हैं सही मायने में देखें। और आर्टिकल 1 जो है जो यूएसए का संविधान है उसका सेक्शन 3 यदि देखें तो उसमें ये कहा गया है कि वाइस प्रेसिडेंट, फिर प्रेसिडेंट ऑफ द सीनेट, और फिर प्रेसिडेंट ऑफ सीनेट चोज ए प्रेसिडेंट प्रोटेम, क्लियर, और जो प्रेसिडेंट ऑफ सीनेट है वो प्रेसिडेंट प्रोटेम को चुनेगा। अब देखिए कि यदि वाइस प्रेसिडेंट ना हो तो अब देखिए करेंटली हाल अभी मौजूदा समय में चक ग्रेसली जो है वहाँ के क्या है रिपब्लिकन हैं, ठीक है, और प्रेसिडेंट हैं किसके, तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के। तो देखिए यदि इलेक्शन यदि इस साल होता है, ठीक है, तो अच्छी बात है, और नहीं होती है यदि नवंबर में, तो एक्चुअली क्या है कि नवंबर में 23 रिपब्लिकन सीट और 12 डेमोक्रेटिक सीट के ऊपर क्या होगा, चुनाव होगा, ठीक है, और ये दोनों पार्टियां चाहेंगी कि अधिक से अधिक सीट को ग्रैब करें। अब यदि मान लेते हैं कि डेमोक्रेट ने रिपब्लिकन की कुछ सीटें जीत ली, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, समीकरण बिल्कुल बदल जाएगा, और फिर अंत में क्या होगा कि डेमोक्रेट के पास मेजॉरिटी आ जाएगी, और वो क्या कर सकते हैं, अपना प्रेसिडेंट भी चुन सकता है। तो व्यवहारिक रूप से देखा जाए या किसी संवैधानिक रूप से देखा जाए तो ऐसा हो पाना थोड़ा मुश्किल सा काम दिख रहा है। अब देखिए कि अब ये भी चर्चा की जा रही है कि वोटिंग करवाई जाए मेल के द्वारा, ठीक है, डाक के द्वारा, लेकिन इस चीज़ को भी खारिज कर रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। और देखो, लेकिन जो इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स हैं उनकी भी यदि बात की जाए तो ये जो फ्रॉड की थियरी है कि इसमें घालमेल किया जाएगा यदि पोस्ट के द्वारा, बैलेट के द्वारा, यदि मेल के द्वारा यदि वोटिंग करवाई जाए, तो वो निराधार पाया गया, ना ही प्रेसिडेंट ने कोई इसके सबूत दिए हैं, क्लियर। और यदि इसमें कोई दिक्कत है तो जो राज्य हैं वो क्या कर सकते हैं, बारकोड को यूज कर सकते हैं बैलेट के ऊपर, और कुछ जो स्टेट हैं जैसे वाशिंगटन वगैरह इसको प्रयोग में पहले से ही ला रहा है, ठीक है, और पूरा का पूरा मेल के थ्रू ही वोटिंग होती है, और वहाँ पर कोई ऐसे फ्रॉड देखे नहीं गए, कोई घपलेबाजी पाई नहीं गई है। तो ऐसी स्थिति में प्रेसिडेंट महाशय का ये कहना कि मेल के थ्रू नहीं करवाया जाए या फिर इलेक्शन की तारीख को आगे बढ़ा दिया जाए, तो उससे अमेरिका के राष्ट्रपति, जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं ट्रंप, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता हुआ नहीं दिखता है, उल्टा नुकसान हो सकता है। अब देखिए कि अगला जो चर्चा का विषय है यूरोजोन के इकोनॉमी का, क्लियर, इसमें भी 12% तक की गिरावट देखी गई है। जीएस पेपर थर्ड का हिस्सा है, सॉरी सेकेंड का नहीं, थर्ड का हिस्सा है। नाउ अब देखिए कि 19 जो देशों का यूरोजोन है उसमें 12.1% की क्या देखी गई है, गिरावट देखी गई है आर्थिक कार्यों में। तो अप्रैल से जून तक का ये आंकड़ा है, और जो अर्थव्यवस्था को जानने वाले लोग हैं, जो अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ लोग हैं, उनका ये कहना है कि जो सबसे बेकार स्थिति थी वो अब जा चुकी है, अब हम रिकवरी के पाथ में हैं, बेहतर ही होंगे। अब लेकिन स्पेन और इटली की यदि बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इनको झेलना पड़ा है कोविड-19 के कारण से। और जो करेंसी यूनियन है उसकी यदि बात की जाए तो 1995 के बाद से अब तक का सबसे ज़्यादा गिरावट देखा गया, और 27 देशों का यूरोपियन यूनियन, ठीक है। अब इसमें देखिए तो इनमें सारे के सारे देश यूरो को फॉलो नहीं करते, जो करेंसी है यूनिफाइड करेंसी है, और यहाँ पर भी 11.9% तक का आउटपुट में कमी देखी गई है। और यूरोपियन यूनियन के लीडर्स ने 750 बिलियन यूरो देने की बात की है, जहाँ पर अर्थव्यवस्था ज़्यादा कमज़ोर हुई है, जिसमें स्पेन है, इटली है, इवन कि फ्रांस भी है, क्लियर। तो और ये क्या दिया जाएगा, रिकवरी फंड पैकेज है बाय कॉमन बोरोइंग टू सपोर्ट, और ये बोरो करके ये दिया जाएगा इनको, ताकि ये क्या कर सके, रिकवर कर सके ये देश। अब 2021 में यूरोप का जो सेंट्रल बैंक है वो 1.35 ट्रिलियन यूरो क्या है अर्थव्यवस्था में झोंक रहा है, ठीक है, जिससे क्या लो कॉस्ट पर, कम कीमत पे क्या हो सकेगी, उधार ली जा सकेगी, और फिर
मतलब स्थिति में सुधार हो सकेगा। क्लियर। अब देखिए जो ये जो है अब भारत चीन के आर्थिक संबंधों के बारे में जो चीन के राजनयिक हैं उनका बयान है कि भारत और चीन एक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में देखें तो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। और इन्होंने कहा कि और ये समझिए भी, आपको पता भी है कि भारत क्या कर रहा है, पुनरावलोकन कर रहा है अपने जो व्यापारिक संबंध हैं वो चीन के साथ। और इस मामले में बहुत सारे सरकार के द्वारा कदम भी लिए गए, भारत सरकार के द्वारा। सबसे पहले जो FDI पॉलिसी है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, उसमें अप्रैल में अमेंडमेंट किया गया और उसमें ये ज़रूर से बचाव किया गया कि जो घरेलू यहाँ की जो कंपनियाँ हैं उसका टेक ओवर ना कर पाए चाइनीज़ कंपनी, क्योंकि कोविड-19 के कारण से घरेलू कंपनियों की स्थिति क्या है, वो बिगड़ी है। अब देखें कि जो चीन का जो प्रेजेंस है, ठीक है, वो रोड प्रोजेक्ट में कम करने की कोशिश की गई है, कुछ कैंसिल भी कर दिए गए हैं, ठीक है। पावर इक्विपमेंट सेल जो है, खास करके सरकार की कंपनी हो, सरकार के संस्थाएं हो, सरकार का मंत्रालय हो, सरकार का विभाग हो, उसमें अब कम किया जाएगा। और 59 जो बैन है, जो 59 जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर ऐप थे उसके ऊपर बैन भी लगाई गई भारत सरकार का। ये अलग है कि बात की राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए, ठीक है, और डेटा ट्रांसफ़र का हवाला देते हुए ये कहा गया है और ये बैन लगाया गया है। लेकिन जो चीन के राजनयिक हैं उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा, क्लियरली कहा कि 2018-19 के आंकड़ों को यदि देखा जाए, और बड़ा दिलचस्प सा आंकड़ा दिया है उन्होंने कि 92% तक जो भारतीय कंप्यूटर हैं वो चीन से आयातित होते हैं, इंपोर्टेड होते हैं। 82% तक टीवी चाइना से ही आती है। 80% जो ऑप्टिकल फाइबर है, जितने की कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरत पड़ेगी इंटरनेट वगैरह के लिए, वो चीन से आते हैं। और 85% तक जो मोटरसाइकिल के जो कल पुर्जे हैं, कंपोनेंट हैं, वो चीन से मंगाए जाते हैं। इसीलिए इन्होंने कहा कि ये बहुत मुश्किल है दोनों ही देश के लिए कि हम इस दिशा में पीछे की तरफ जाएं, और यदि पीछे की तरफ जाते हैं तो ये विन विन सिचुएशन नहीं, लूज लूज सिचुएशन होगा दोनों ही देश के लिए, और दोनों देश के लिए अच्छा नहीं होगा, और इस कारण से ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। तो ये आज का द हिंदू का एडिटोरियल था, और कुछ जो संबंधित जो विषय वस्तु थे जो कि चर्चा में थे, हमने डिस्कशन किया इसके ऊपर। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, अपने सहपाठियों के साथ शेयर करें, अपने शिक्षकगण के साथ शेयर करें, और इसको वाइडली सर्कुलेट करें, और अपना और अपनों का ख्याल रखें। इस कोविड-19 के समय में मास्क पहने, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, और घर से बाहर निकलने से पहले पर्याप्त सुरक्षा के उपाय करें, और अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।